हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था फाइव सर्वाइव जो कि लिखा है हॉली जैक्सन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 11। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइवर साइड का छोटा सा विंडो शायद टूट गया था और टूटे हुए शीशे के टुकड़े बाहर रोड पे जा गिरे और नजरों से ओझल हो गए। काले पर्दे में एक सुराख था जो कि ऊपर की तरफ था, सिर्फ 1 फुट मैडी के सर के ऊपर। मगर मैडी का सर अभी भी था और उसकी आंखें सबको देखकर ब्लिंक कर रही थी। गोली उससे चूक गई थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ओलिवर फौरन आगे आया, अपनी बहन को कॉकपिट से पीछे खींचते हुए। नहीं, मैं नहीं, मैडी ने कहा, अपना सर हिलाते हुए, जो कि अभी भी ठीक था। रेड ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़े रखा। अगर मैडी सीधी खड़ी होती या सिर्फ कुछ इंच और पीछे होती तो ये सोचना भी मुश्किल था, और रेड ऐसी सोच से दूर रहती थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जो तुमने किया, साइमन ने कहा, और उसकी शर्ट पर एक गीला निशान था। उसने खाली ग्लास काउंटर पर वापस रखा। नहीं, पसंद नहीं आया, रेड ने तस्दीक की। ठीक है, सब सुनो, ओलिवर ने कहा, मैडी को बूथ पर बिठाते हुए। नया रूल, अब कोई भी कुछ नहीं करेगा जब तक पहले मुझसे ना पूछ ले। एक भी काम नहीं जब तक पूरे ग्रुप के साथ डिस्कस ना हो जाए, ठीक है? उसने सबको देखा ताकि सबसे कंफर्मेशन ले सके। रेड ने सर हिलाया। मैं तो प्री अप्रूवल के बिना बाथरूम भी नहीं जाऊंगा, साइमन ने कहा, अपने हाथ ऊपर उठाते हुए। रेड को उसका ग्लास दोबारा भर देना चाहिए था। उसे यकीन नहीं था कि इस वक्त से ज्यादा बुरा वक्त कोई और हो सकता था पीने के लिए। ठीक है, ओलिवर ने कहा, खुद को टेबल पर आधा बिठाते हुए, जबकि बाकी लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन थी, जैसा उसे पता हो कि उसी को लीडर बनना है। 21 साल का था, प्री लॉ का स्टूडेंट, एक बहन और एक गर्लफ्रेंड थी जिसे प्रोटेक्ट करना था, एक मॉम जो जल्द ही डीए बनने वाली थी। हम ऑलरेडी 2 शीशे खो चुके हैं, जो अच्छी बात नहीं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम ये टूटी हुई खिड़कियाँ बोर्ड कर दें ताकि हिफाजत हो सके। किस चीज़ से? रीना ने पूछा, अपना खाली हाथ उठाते हुए। हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सब लोग आरवी के इर्द गिर्द और अपने बैग्स और सूटकेस में चेक करो। ऐसी रिसोर्सेज ढूंढो जो हम यूज कर सकें और इन्हें वापस इस टेबल पर ले आओ। रिसोर्सेज? ऑर्थर ने पूछा। ऐसी चीजें जो हमें जिंदा रखने में मदद दें, जो खिड़कियों को ढक सकें, या कोई चीज जो फर्स्ट एड के लिए हो, या हथियार बन सके। हथियार? साइमन ने हंसी उड़ाते हुए कहा। हाँ, वो स्नाइपर नहीं समझेगा कि उसे क्या हिट करी है जब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चार्ज करूंगा, गीले ट्रेजर के साथ। ओलिवर ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। अब बस 5 मिनट हैं दोस्तों। किसी ने भी एतराज नहीं किया। सब टेबल से उठकर इधर उधर चले गए, अपनी नजरें झुकाए। साइमन और आर्थर बंक बेड्स की तरफ गए, साइमन नीचे, आर्थर ऊपर, और वो बैग्स जिनके साथ वो सुबह आए थे। ओलिवर और रीना बेडरूम के दरवाजे तक चले गए। बेड क्वीन साइज का था, जहां आज रात उन्हें सोना था। रेड को यकीन नहीं था कि आज रात कोई सोएगा भी या नहीं। पीछे वाली खिड़की अभी भी खुली हुई है, ओलिवर ने रीना से कहा। तुम रूम में घुसो, बेड के पास दीवार के साथ कवर ले लो और पर्दे नीचे कर दो। मैं लाइट्स बंद कर दूंगा और दरवाजा बंद कर दूंगा ताकि स्नाइपर कुछ ना देख सके। अब वो उससे पहले जैसी नरमी से बात नहीं कर रहा था, मगर लीडरशिप का पहला रूल यही होता है, जिम्मेदारियां बांटना। फिर भी रेड को यकीन नहीं आया कि उसने ये काम उसे क्यों नहीं दिया, ऑर्थर या साइमन को क्यों नहीं दिया, या वो खुद हीरो बनकर आगे बढ़ सकता था। रीना ने ओलिवर की तरफ देखा, जैसे उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। ठीक है, उसने निगल कर कहा। ओके, 3, 2, 1। ओलिवर ने दरवाजा खोला और रीना हाथों और घुटनों के बल अंदर घुस गई। जैसे ही वो गायब हुई, ओलिवर ने हाथ अंदर डालकर बत्ती बंद की और दरवाजा बंद कर दिया। उसने रेड की तरफ देखा और सर हिलाया। कुछ सेकंड्स बाद रीना की आवाज आई, ओके, हो गया, और ओलिवर वापस बेडरूम में चला गया, लाइट ऑन किया और क्लोजेट की तरफ चल दिया। रेड की नजर से ओझल हो गया। रेड, चलो, मैडी ने कहा, उसकी शर्ट खींचते हुए, और उसे वापस होश में लाई। मैडी सोफे बेड के पास रुक गई, उसकी नजर उन ऊपर वाले बड़े
کپ بورڈز پر تھی جہاں ریڈ اور میڈی نے اپنے بیگز رکھے تھے۔ بیگز نکالنے کا مطلب تھا ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے بالکل سامنے کھڑا ہونا۔ پردہ اب بھی ہل رہا تھا، ہوا گھومتی ہوئی اس گولی کے سوراخ سے گزر رہی تھی اور پیٹرول کی ہلکی سی بو بھی اندر آ رہی تھی۔ میڈی کا ہاتھ کانپ رہا تھا جب وہ اس سوراخ کو دیکھ رہی تھی اور اس جگہ کو دوبارہ دیکھ رہی تھی جہاں وہ پہلے کھڑی تھی۔ شاید گولی کے راستے کا اندازہ لگا رہی تھی، یا کم از کم ریڈ کا یہی اندازہ تھا، کیونکہ وہ میڈی کو جانتی تھی اور میڈی اسے۔ میں بیگز لے آتی ہوں، ریڈ نے کہا، میڈی کو پیچھے ٹیبل کے پاس محفوظ جگہ میں دھکیل کر۔ پھر وہ آگے بڑھی، ٹوٹے ہوئے شیشے پر سے گزرتی ہوئی اور صوفے بیڈ پر ایک پاؤں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ فیک لیدر والی سیٹ اس کے جوتوں کے نیچے سکویٹ کر رہی تھی جیسے وہ اوپر کو ہو رہی تھی، دوسری ٹانگ ہوا میں لٹک رہی تھی۔ اس نے پہلا کبرڈ کھولا، میڈی کے نئے بیگ کا ڈارک پرپل سائڈ ہینڈل پکڑا اور زور سے باہر کھینچ لیا۔ اس کے بازو کے مسلز تن گئے۔ تم نے اتنا سب کچھ پیک کیا تھا؟ اس نے کہا بیگ نیچے گراتے ہوئے، جب میڈی اپنا سوٹ کیس لینے کے لیے جھکی۔ ریڈ نے دوسرا کبرڈ کھولا اور اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ بیگ کے سائڈ سے سلائیاں کھل رہی ہیں، دھاگوں کے دھاگے اس کی سکن کو چھو رہے تھے۔ جب اس نے بیگ کو پکڑا، ڈیڈ کو یہ بالکل پسند نہیں آتا۔ یہ اس کی ماں کا پرانا سوٹ کیس تھا، گریس کینی، فیلاڈیلفیا۔ اب بھی اوپر والے ٹیگ پر لکھا ہوا تھا۔ یہ اس کی ماں کی ہینڈ رائٹنگ کے چند آخری ٹکڑوں میں سے ایک تھا جو اس کے پاس بچا تھا، لیکن اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، کبھی بھی نہیں۔ ریڈ نے بیگ ہاتھوں میں لے کر نیچے قدم رکھا اور میڈی کی طرف مڑی جو کہ دروازہ اور کچن کاؤنٹر کے درمیان زمین پر پیر موڑ کر بیٹھی تھی، اپنا نیا اسٹیف بیگ ان زپ کر رہی تھی۔ جب اس نے زپ کو کونے تک کھینچا تو وہ اٹک گیا۔ ریڈ نے اپنے پاؤں سے کچھ شیشہ ایک طرف کیا اور میڈی کے پاس بیٹھ گئی، اپنی پیٹھ دروازے سے لگائی اور اپنا سوٹ کیس میڈی کے بیگ کے ساتھ ٹکایا۔ اس نے زپ کھولی اور بیگ کے اوپر والا فلیپ زور سے آروی کی فلور پہ لگا۔ کوئی آواز نہیں، سائمن اپنے کندھے کے اوپر سے چیخا، چڑچڑا ہو کر۔ سوری، ریڈ نے بھی کندھے کے اوپر سے جواب دیا۔ وہ رک گئی، میڈی اسے گھور رہی تھی۔ یہ سب پاگل پن ہے، میڈی نے دھیمی آواز میں کہا، سر ہلاتے ہوئے، اور اپنا نچلا ہونٹ دانت سے کاٹ لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ ریڈ کو بھی اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، شاید ڈفرینٹ ریزن سے، کیونکہ وہ ہمیشہ آدھی امید اور آدھا ڈر لے کر چلتی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میڈی آدھی بھرپور تھی اور ریڈ آدھی خالی، اور اسی بات نے اسے یاد دلایا۔ سائمن کے لیے پانی لانا تھا۔ کیا ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ میڈی نے پوچھا، اور اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایک آنسو اس کے گال پر بہتا ہوا نیچے چلا گیا۔ ریڈ نے اسے اس کی تھوڑی تک پہنچتے ہی پوچھ لیا۔ ہاں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں، ریڈ نے کہا، ایسا وعدہ جو اس نے پورا کرنا چاہا اور امید کی کہ کر سکے گی۔ اس نے کوشش کی کہ صرف آنکھوں سے میڈی کو یہ یقین دلائے اور دھیمے سے پلک جھپکتے ہوئے تسلی دی۔ اگر ہم میں سے کسی کو گولی لگ گئی تو؟ میڈی نے کہا، اس کا نچلا ہونٹ کانپ رہا تھا، جیسے اس کا پورا چہرہ نیچے کی طرف چلا جائے گا۔ کسی کو گولی نہیں لگے گی، ریڈ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ہم زندہ بچ کر نکلیں گے، اس نے کہا، میں اور تم، ہمیشہ سے میں اور تم، جب سے وہ چلنے، بولنے، سوچنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس سے بھی پہلے جب ان کی مومس کالج میں بیسٹ فرینڈز بنی، ان کا اپنا میں اور تم کالج کے پہلے دن سے ہی چلتا آ رہا تھا، جب سے وہ ملی تھی۔ لیوائس اور کینیز، بس ان کی مومس کے سرنیم اس وقت الگ تھے۔ میڈی صرف اس کی بیسٹ فرینڈ نہیں تھی، میڈی اس کی فیملی تھی۔ چلو ریسورسز ڈھونڈتے ہیں، ریڈ نے کہا، اولیور جیسی آواز میں جو عام طور پر میڈی کو ہنسا دیتی تھی۔ لیکن آج رات یہ کام نہیں آیا، تو ریڈ نے کچھ اور کوشش کی۔ شاید وہ 6 بلٹ پروف جیکٹس جو میں نے پیک کی تھی، اسے کام آ جائیں۔ میڈی ناک پہنچتے ہوئے ہنسی، شاید میرا چلتا ہوا سیل ٹاور بھی کام آ جائے۔ لو جی، کم از کم ایک چھوٹی سی مسکراہٹ تو آئی۔ میڈی نے اپنا بیگ کھولا، اتنا بھرا ہوا تھا کہ شاید واقعی اس میں ایک پورا سیل ٹاور ہی ہو۔ کپڑوں کی لمبی لمبی تہیں اچھی طرح موڑ کر سیکشنز میں تقسیم کی گئی تھی، انڈر ویئر ایک طرف، شارٹس دوسری طرف، کئی جینز، 3 الگ واش بیگز، شوز پیئرز،
शूज पेयर्स तो बिल्कुल बीच में रखे हुए थे, ग्रिड लाइंस की तरह। वो लोग सिर्फ 7 दिन के लिए निकले थे, लेकिन मैडी ने शायद हफ्तों भर के कपड़े पैक कर लिए थे। रेड ने अपने सूटकेस की तरफ देखा। ना कोई तह, ना फोल्डिंग, ना ही कोई तरतीब। सब कुछ बस अंदर उल्टा सीधा डाल दिया गया था। गोले गोले मोड़ कर रखे हुए अंडरवेयर्स हर कोने में दबा दिए गए थे। एक हल्का सा मस्कारा और फाउंडेशन जो उसकी स्किन टोन से मिलता भी नहीं था, कहीं अंदर लूज पड़ा था। और अब तो मिलना मुश्किल ही था। शैम्पू बॉटल लीक हो गई थी, उसका मार्बली पिंक लिक्विड एक सॉक पर फैला हुआ था। उसकी टूथब्रश सीधा बैग के दरमियान खड़ी थी, और उसकी अच्छी वाली शर्ट्स उसकी ब्रिसल्स में अटकी हुई थी। रेड ने सोचा था वो मैडी का टूथपेस्ट यूज कर लेगी, अब तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड, मैडी ने उसके बैग की तरफ डिसअप्रूविंग लुक से देखा। उसने हाथ अंदर डाला, कपड़ों को उलट पुलट करके नीचे तक देखा। क्या तुम बिकनी पैक करना भूल गई हो? उसने पूछा, मजीद चीजें ढूंढते हुए। रेड के पास एक ही बिकनी थी, नीली और सफेद। और मैडी ठीक कह रही थी, वो यहाँ नहीं थी। लगता है रह गई होगी, रेड ने कहा, याद करने की कोशिश करते हुए कि क्या वो वाकई भूल गई थी। और तुम समंदर के किनारे वाली ट्रिप पर स्विम सूट के बगैर क्या करने वाली थी? रेड ने कंधे अचका दिए। शायद तुमसे उधार ले लेती। मैडी तंग हो गई थी, लेकिन अगर वो तंग हो भी गई थी तो इसका मतलब था कि वो उस वक्त डर नहीं रही थी, और ये बेहतर था। मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई मतलब है, रेड ने कहा। अब हम बीच तक नहीं पहुंच रहे। मैडी ने कुछ नहीं कहा। मेरे पास कोई काम की चीज नहीं है, रेड ने कहा, सूटकेस बंद करते हुए और उसे किक मारकर एक साइड पे कर दिया। मुझे देखने दो, मैडी ने हल्का सा कहा, अपने बैग की तरफ वापस मुड़ते हुए। उसने एक वॉश बैग उठाया, चमकदार प्लास्टिक का जेब्रा प्रिंट वाला, और उसे खोला। हाँ, मुझे याद था, उसने कहा, हाथ अंदर डालकर हेयर सीजर्स निकालते हुए। तुम कभी अपने बाल खुद नहीं काटती? रेड ने पूछा। नहीं, लेकिन जब भी कहीं जाती हूँ तो ये सीजर्स जरूर साथ लेती हूँ। कब जरूरत पड़ जाए कौन जानता है। एक बार मुझे लेगिंग्स को शॉर्ट्स में काटना पड़ा था, जब मैंने मौसम का गलत अंदाजा लगा लिया था। ये फर्स्ट एड के लिए है या हथियार? रेड ने सीजर्स को देखते हुए पूछा। दोनों शायद, मैडी ने कहा, उसी वॉश बैग से स्कॉच टेप का एक छोटा सा रोल निकालते हुए। उसने दोनों चीज अपने पास रख दी और उन पर हल्का सा हाथ मारा। ओह हाँ, उसने सूटकेस के सामने वाली जिप कंपार्टमेंट की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं असल फ्लैशलाइट भी लाई हूँ, अगर हम रात को बीच पर देर तक रह गए और फोन्स की बैटरी खत्म हो गई तो। इसलिए उसने एक फ्लैशलाइट निकाली, हाथ जितनी बड़ी थी, काली और फ्लोरेसेंट पीले स्ट्रिप वाली। मैंने एक बीच बॉल भी उसी में डाली थी। लगता है वो बेकार थी। रेड, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे पता है, ऑर्थर अचानक बोला, इतनी जोर से कि बाकी सब सुन सकें। मैं अपने बंक का मैट्रेस यूज कर सकता हूँ, सोफे के पीछे वाली बड़ी विंडो को ब्लॉक करने के लिए। अच्छा आइडिया है, रेड ने कहा, बिल्कुल उसी वक्त जब ओलिवर ने भी यही कहा। जब वो बेडरूम से रीना के साथ वापस आया, उसके दोनों हाथों में कुछ था जिन्हें वो संभालते हुए साइमन के साथ नैरो कॉरिडोर में मुश्किल से गुजरा। वो टेबल के पास रुक गया और सबको देखने लगा। उसकी आंखें जिंदा और खोजने वाली थी। ठीक है, वक्त खत्म, उसने कहा। सबने क्या क्या चीजें ढूंढी है रात गुजारने के लिए।